हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता या फिर अणु संख्याता। इसको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्यूडो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको आभासी एक अणुक अभिक्रिया या फिर आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसको हम समझते हैं वास्तव में अभिक्रिया की अणु संख्याता, जिसको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ये वास्तव में क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, अणु की संख्या। अब किस अणु की संख्या? सिंपल से इसमें है कि जो भी सिंगल स्टेप में रिएक्शन होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन का अर्थ है कि एक ही पद में जो रिएक्शन खत्म हो जाए, जो सरल टाइप के रिएक्शन है। जैसे मान लो मैं ए लिया, मेरा अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट, और उससे मैं सीधा बना दिया बी, जिसको मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ अर्थात उत्पाद। तो इस टाइप का जो सिंगल स्टेप है, एक ही पद में कंप्लीट हो जाए, इसमें जो हमारा ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में कितने मोल रिएक्टेंट के हैं, उनकी संख्या को वास्तव में कहा जाता है अभिक्रिया की अणु संख्याता, अर्थात जो अभिक्रिया होगा उसके अणुओं की संख्या। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो वही है, किसी एक पद का अर्थ है कि सिंगल स्टेप जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उनको कहा जाता है एक पद वाले रिएक्शन। उसमें भाग लेने वाले का अर्थ होता है अभिकारक, अर्थात इस सिंगल स्टेप या एक पद में जो अभिक्रिया होता है उसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं की टोटल संख्या को हम बोल रहे हैं अणु संख्याता। अब ये तो हमारे सरल टाइप के रिएक्शन के लिए हो गया, लेकिन जो हमारे कठिन टाइप के रिएक्शन होते हैं, जिसको जटिल रिएक्शन कहा जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अर्थ है कि वो एक से अधिक पद में होगा। कहने का अर्थ है, जैसे मेरे को ए से डी यदि बनाना है तो ए से डी नहीं बनेगा डायरेक्ट, पहले ए से बी बन जाएगा, ये पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद बी से सी बनेगा, ये दूसरा स्टेप हो गया, और सी से उसके बाद मैं बढ़ाऊंगा डी, अर्थात एक से अधिक स्टेप में हो, एक से अधिक पद में हो, उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप का, अर्थात जटिल अभिक्रिया। और जो एक ही स्टेप में हो उसको कहा जाता है प्रारंभिक या सरल अभिक्रिया, जिसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। तो जटिल अभिक्रिया के केस में हम कैसे अणु संख्याता अर्थात मॉलिक्यूलरिटी पता करेंगे? तो जटिल अभिक्रिया के केस में जो स्टेप बहुत स्लो चलता रहेगा उसके द्वारा हम पता करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, अर्थात जो भी स्लो स्टेप रहेगा जटिल वाले रिएक्शन में, वो हमको बताएगा कि अणु जो होते हैं वो कितने अणु किसी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो क्या रोल अदा करते हैं, अर्थात उनका क्या रोल होता है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने के लिए। ठीक, तो वही सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रखा हूँ, जो सारी चीज़ बोल रहा हूँ इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसका मान शून्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अणु यदि शून्य ही रहेंगे, शून्य का अर्थ है कि जो हमारे पास एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, वो यदि शून्य है, इसका अर्थ है कि हमने तो अभिक्रिया को शुरू किया ही नहीं। तो अभिक्रिया को शुरू नहीं करेंगे तो अणु संख्याता अर्थात मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता चलेगी? तो इसका मान कभी शून्य हो नहीं सकता, ऋणात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि अणु जो होते हैं वो प्रेजेंट हैं तभी उसका कुछ औचित्य है, और ऋणात्मक का अर्थ है कि अणु है ही नहीं। या प्रभाज का अर्थ होता है अपान के फॉर्म में, अर्थात इस तरीके से 1/2, 2/3 इस तरीके से, अर्थात इसके जो मान होते हैं वो दशमलव के फॉर्म में नहीं आते, अर्थात इसके मान किस में आएंगे? इसके मान एक कंप्लीट नंबर में आएंगे, पूर्णांक में आएंगे। ठीक, और पूर्णांक में कैसे? शून्य को छोड़कर। ठीक है, अब इस हिसाब से यदि मैं देखूँ तो हमारे पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, उसके लिए हम अणु संख्याता पता करते हैं, और दूसरा हम पता करते हैं जो कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन है, अर्थात जो एक से अधिक पद में हो, जिसको हम बोल रहे हैं जटिल अभिक्रिया। इसके लिए हम कैसे पता करेंगे? तो यदि अभिक्रिया की बात करूँ तो हमारे पास दो टाइप की अभिक्रिया होते हैं, एक सरल और दूसरा जटिल। सरल में जो भाग लेने वाले अभिकारक के अणु होते हैं या फिर परमाणु या आयन, उनकी संख्या को हम बोलते हैं अणु संख्याता। लेकिन जटिल वाले केस है, अर्थात जो एक से अधिक पदों में होते हैं, उसमें हमको सबसे स्लो वाला अर्थात सबसे धीमे गति से जो चलने वाला स्टेप रहता है, उसमें के जो अणु रहते हैं उनकी संख्या को लेना रहता है। ठीक, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ये वास्तव में क्या है। जो सरल टाइप के रिएक्शन होते हैं हमारे, इसके अलग अलग 3 टाइप बनते हैं। एक होता है एक आणविक, जिसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल सकते हैं। एक आणविक जैसे मैं उदाहरण लिया कुछ Br2 इस तरीके से है, और इससे मैं बना रहा हूँ 2Br। तो यहाँ पे जो मेरा अणु संख्याता रहेगा वो रहेगा 1। क्यों 1 रहेगा? क्योंकि ये Br2 लिखा हूँ, सामने कुछ नहीं लिखा है, तो जो सामने अंक लिखे रहते हैं ना, वही अणु संख्याता को दिखाता है, मॉलिक्यूलरिटी को दिखाता है। इसी तरीके से इसका दूसरा प्रकार होता है सरल, अर्थात जो सिंगल एक ही स्टेप में होने वाले हैं, द्विआण्विक अर्थात इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। द्विआण्विक में क्या होगा? 2 अणु अर्थात 2 मॉलिक्यूल भाग लेने वाले हैं। कैसे? जैसे मैं मान लो I2 लिखा और अगला लिखा H2, और इसको लेकर मैं बना दिया 2HI। तो पहले स्टेप में देखिए एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, अर्थात 1 मोल भाग ले रहा है आयोडीन के। दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन का 1 मोल। सामने जो खाली जगह है, इस पर जो संख्या रहे उनको हम गिन रहे हैं, तो इसकी जो अणु संख्याता है उसको हम 2 बोलेंगे, इसलिए इसको हम द्विआण्विक बोल रहे हैं। इसी तरीके से हम एक तीसरा लिख सकते हैं त्रिआण्विक।
त्रिआण्विक, इसको ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। त्रिआण्विक मतलब इसमें 3 अणु रहेंगे। कैसे? जैसे 2NO प्लस O2 लिखा और इस तरीके से हो जाएगा अपना 2NO2। तो इसमें देखिए ये 2 हो गया और इसका 1, तो इस तरीके से इसकी अणु संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि सरल टाइप का हम कैसे निकालेंगे। सरल टाइप का सीधा रिएक्शन को देख के निकालना रहता है, अर्थात जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारक के सामने जो मोल होते हैं वही वास्तव में क्या है? अणु संख्याता है या आणविकता है, जिसको मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। तो इसके ये बहुत सरल है। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था अभिक्रिया की कोटि अर्थात आर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ पढ़ा था, और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल डेटा पे बेस्ड थी। ये क्या है? प्रैक्टिकल डेटा पे बेस्ड नहीं है, ये है सैद्धांतिक, अर्थात सीधा रिएक्शन को देख के ये बन जाता है। सीधा अणुओं की आपको संख्या लिखनी है, तो इसमें हम एक नया चीज़ जोड़ सकते हैं। यह क्या है? केवल यह है सैद्धांतिक अर्थात थ्योरेटिकल है, लेकिन हमने अभिक्रिया की कोटि पढ़ी थी, वो क्या था? वो था प्रैक्टिकल डाटा पे बेस्ड। वहाँ प्रैक्टिकल के द्वारा पता किया जाता था कि कितने अभिक्रिया की कोटि होंगे, और वहाँ पे मान शून्य भी हो जाता था। यहाँ पे मान क्या है? कभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि अणु हमारे शून्य हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया सिंबल टाइप का अर्थात एलिमेंट्री टाइप का रिएक्शन। और इसी तरीके से मैंने इसमें बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं अर्थात जटिल अभिक्रिया, उसमें हम कैसे अभिक्रिया की अणु संख्याता पता करते हैं। और ये इसका सामान्य डेफिनेशन कि किसी एक पद में जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है? अणु, परमाणु या आयन अर्थात मॉलिक्यूल, एटम या आयन, उनको हम बोल रहे हैं अणु संख्याता। जैसे इसमें हमने लिखा। जटिल टाइप के में क्या होता है कि वे रिएक्शन आते हैं जो एक से अधिक पद में होते हैं, एक से अधिक पदों में, अधिक पद में। अब एक से अधिक पद का अर्थ है कि वो उसमें अलग अलग स्टेप्स बनेंगे। जैसे मैं मान लो एक रिएक्शन लिख देता हूँ, ए से डी बना रहा हूँ। ठीक है, अब ए से डी बनाया, ये देखने में तो एक पद का दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा वास्तव में नहीं हुआ है। ये एक हाइपोथेटिकल अर्थात काल्पनिक मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, इसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि वास्तव में जटिल किसको बोल रहा है। ए से डी एक ही बार में नहीं बना होगा, ये इसका पहला स्टेप। ए से पहले बन गया होगा बी, दूसरा स्टेप इसका बी से सी बना होगा, और उसके बाद तीसरा स्टेप सी से क्या बन गया होगा? डी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, और ये हो गया थर्ड स्टेप। अब इसमें क्या होता है? 3 स्टेप तो होते हैं, लेकिन तीनों में एक स्टेप ऐसा भी रहता है जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है, जिसको स्लो स्टेप कहा जाता है या मंद पद। ठीक, अब इसमें मैं मान लो बीच वाले को मंद मान ले रहा हूँ, अर्थात इसको स्लो स्टेप वाला मान ले रहा हूँ। थोड़ा देर के लिए किसी को भी हम मान सकते हैं समझने के लिए, लेकिन जब हम एक्चुअल रिएक्शन लेंगे तो एक्चुअल रिएक्शन में सब अलग अलग होते हैं, लेकिन एक जो स्टेप ऐसा भी होगा जो कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा जिसमें एक स्लो रहेगा, और जो स्लो स्टेप रहता है इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का अर्थ होता है दर निर्धारक पद, अर्थात ये जो जटिल अभिक्रिया रहेगा उसमें ए से डी बनने का जो दर है अर्थात स्पीड है वो निर्भर करेगा इसमें, जिसको मैंने सरल वाला लिख रखा है अर्थात स्लो वाला। ठीक, और जब हमको अभिक्रिया की अणु संख्याता पता करनी रहेगी तो इसी स्लो स्टेप को ही हमको चेक करना रहता है कि इस स्लो स्टेप में जो हमारा ये रिएक्टेंट है अर्थात अभिकारक है इसकी संख्या कितनी है। तो इसको देख के हम जटिल टाइप के क्या है अणु संख्याता अर्थात मॉलिक्यूलरिटी को पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। तो ये तो स्लो स्टेप हो गया, तो बाकी जो बच गया उसको मैं मान लेता हूँ फास्ट स्टेप। ठीक, अब इसके अणु संख्याता की बात करूं तो देखिए मैं यहाँ पे बी लिख रखा हूँ और यहाँ सामने कुछ नहीं है, तो इसकी अणु संख्याता होगी 1। अणु संख्याता यहाँ पे क्या होगी? 1। लेकिन यही जो अलग अलग स्टेप हैं यदि मुझे सबको लेना रहता तो इस हिसाब से जो सिंगल स्टेप है उसके हिसाब से इसके 3 हो जाते हैं। लेकिन जो जटिल वाला केस होता है, जटिल वाले केस में आपको सिर्फ स्लो वाले स्टेप को ही लेना है अभिक्रिया की अणु संख्याता पता करने के लिए। इसका कारण ये है कि जो स्लो स्टेप रहता है उसी पे इस अभिक्रिया का दर निर्भर करता है। और ये दर कैसे निर्भर करता है, इसको क्यों दर निर्धारक पद कहते हैं, और साथ में जो अभिक्रिया की अणु संख्याता होती है वो 3 से अधिक क्यों नहीं होती है, अर्थात 4, 5, 6 या फिर जो अभिक्रिया की कोटि है वो 3 से अधिक क्यों नहीं होती है, वो समझते हैं। पहले ये सारे स्टेप्स को नोट करिए, फिर आगे ये दर निर्धारक पद क्या होता है, हम इसी को ही क्यों काउंट करते हैं, और ये जो स्लो स्टेप है इसी पे ही निर्भर क्यों करने वाला है, और इससे हम अभिक्रिया की अणु संख्याता क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी तक हमने पढ़ा अभिक्रिया की आणविकता, अर्थात कोई भी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, और अभिक्रिया कौन से जो सिंपल टाइप के अर्थात 1 स्टेप में होते हैं, और यदि कॉम्प्लेक्स टाइप का अर्थात जटिल टाइप का है तो उसमें जो स्लो स्टेप है उसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं उनके अणुओं या परमाणुओं की संख्या और जिनकी टक्कर क्या हो एक ही टाइम पे एक साथ हो, उनको हम बोलते हैं अभिक्रिया की अणु संख्याता या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अर्थात इनके टक्कर की संख्या एक साथ हो तभी हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी अर्थात अणु संख्याता। अब जटिल टाइप के मैं बता रहा था कि जटिल वाले में जो स्लो स्टेप रहता है इसको दर निर्धारक पद क्यों कहते हैं, और यही क्यों डिसाइड करता है कि अभिक्रिया की जो अणु संख्याता है वो कितनी होगी, और इसी के आधार पर जो जटिल टाइप के होते हैं
वो उसमें क्या है, अभिक्रिया की कोटि भी डिसाइड की जाती है, जिसको हमने अभिक्रिया की कोटि अर्थात आर्डर ऑफ रिएक्शन वाले सेक्शन में भी पढ़ रखा था। अब जैसे कि वहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रखा था अर्थात काल्पनिक, तो उस हिसाब से उसकी जो अणु संख्याता है अर्थात ए से डी वाले की, इसकी अणु संख्याता होगी 1, क्योंकि ये 3 स्टेप हो रहा है, स्लो स्टेप मैंने मान रखा है ये वाले को, और इसमें जो बी है वो उसके 1 मोल है, इस वजह से अणु संख्याता 1 होगा। 2 रहता तो 2 मान लेते, 3 रहता तो 3 मानते। ठीक, बाकी जो फास्ट वाले हैं उसको हमको नहीं लिखना है। अब यदि मैं एक रियल एग्जांपल लूँ तो रियल एग्जांपल मेरा ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं, इससे ये रिएक्शन बन रहा है। अब ये वाला जो रिएक्शन है देखने में तो एकदम सामान्य दिख रहा है, लेकिन ये जटिल टाइप का है अर्थात कॉम्प्लेक्स टाइप का। अब इसमें 2 स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में NO2 से NO3 और NO बनता है, तो इसमें का देखिए ये वाला जो NO है मेरे को पहले स्टेप में मिल जा रहा है। दूसरे स्टेप में क्या है, ये जो मेरा उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट बना था इस साइड, ये अगली बार रिएक्टेंट बन रहा है और ये CO से क्रिया करके क्या बना रहा है, अगला जो प्रोडक्ट है ये वाला CO2। अब ये अभिक्रिया 2 स्टेप में ख़त्म हो रही है, और इसमें से ये रियल एग्जाम्पल है ना, और इसके प्रैक्टिकल डाटा के बेस्ड पे मैं इसको लिख रखा हूँ। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, पेपर के पर्पज़ से आप इस तरीके से जो काल्पनिक है ऐसा आप बना के लिख सकते हैं। यदि आता है कि कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन है और जो जटिल टाइप का रिएक्शन है उसमें दर निर्धारक पद किसको कहते हैं, या सिर्फ आ जाता है कि दर निर्धारक पद जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है वो क्या है, तो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसमें जो स्लो स्टेप है इसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अर्थात RDS बोलेंगे, या जिसी को हिंदी में दर निर्धारक पद, इंग्लिश में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये समझिए, ये जब रिएक्शन हुआ होगा तो मान लीजिए कि ये CO और NO2 से मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ कि CO2 और NO बनाने में मुझे मान लो 10 घंटा समय लग गया। ठीक है, अब 10 घंटा समय लगा तो स्लो का अर्थ होता है कि इसमें समय मेरे को ज़्यादा लगा होगा। तो इस 10 घंटे में सोचिए थोड़ा देर के लिए कि इस रिएक्शन को मुझे कराने में अर्थात NO2 और NO2 से NO3 प्लस NO बनाया, इसमें मान लेता हूँ मैं कि 8 घंटा समय मेरे को लगा है। और उसी तरीके से जब मैं दूसरा स्टेप कराया इसका तो इसमें मेरे को लग गया है 2 घंटा का समय। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में 8 घंटा लगा है, नीचे वाले में 2 घंटा। 8 घंटा इसलिए लिखा क्योंकि स्लो लिखा हूँ। स्लो का अर्थ है कि इसका स्पीड धीरे धीरे रहेगा अर्थात ये प्रक्रियाएं धीरे होने वाली है। अब ये दर को इसलिए निर्धारित कर रहा है क्योंकि जो मेरी अभिक्रिया है वो मैंने चूँकि अभिक्रिया का मैक्सिमम टाइम अर्थात अधिकतम समय इस वाले स्टेप में गुजर रहा है, इस कारण मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो मेरा स्टेप है यही अभिक्रिया की दर को अर्थात स्पीड को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। क्योंकि ये वाला तो 2 घंटा लगा रहा है समय ये स्टेप, लेकिन ये स्टेप क्या है 8 घंटा लगा रहा है, तो इसके अपेक्षा ये ज़्यादा समय लगा रहा है, इसलिए मैं इसी को क्या मानूंगा, दर निर्धारक पद। और इसके जो ये रिएक्टेंट है अर्थात NO2 इसी के ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो मेरा अभिक्रिया है उसका स्पीड कितना होगा और कितना समय में एक संपन्न होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि दर निर्धारक पद हम मंद वाले को बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है और अभिक्रिया का आधे से ज़्यादा समय अर्थात अधिकतम समय इसी में चला जाता है। इस वजह से यही दर को निर्धारित करता है, स्पीड को निर्धारित करता है, तो इसलिए दर निर्धारक पद कहते हैं स्लो वाले को। ठीक, तो इस तरीके से आप दर निर्धारक पद का डेफिनेशन बना सकते हैं। अब इसी तरीके से यदि हम इसका अणु संख्याता निकालें अर्थात मॉलिक्यूलरिटी, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए चूंकि ये दर निर्धारक पद है और मैं बताया था कि हम सामान्य रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में लिख रखा था एक सिंगल स्टेप में होता था, तो उसके लिए अलग हम 3 टाइप का पढ़े हुए थे, 1 अणु, 2 अणु और त्रिआण्विक अर्थात 1 मॉलिक्यूल भाग ले, 2 मॉलिक्यूल भाग ले और 3 मॉलिक्यूल। तो वो सिंपल टाइप के अर्थात एक सिंगल स्टेप में होते थे, और एक से अधिक स्टेप के लिए ये, और एक से अधिक स्टेप में स्लो वाला जो मेरा रिएक्शन रहेगा वही हमारा तय करेगा कि आणविकता अर्थात मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। अब इसमें देखिए स्लो वाला तो मेरा यही स्टेप है और इसमें अभिकारक कितना है 2, तो ये जो मेरा अभिक्रिया है इसकी जो आणविकता होगी वो कितनी हो जाएगी, आणविकता ये हो जाएगी 2 का अर्थ होता है ये द्विआण्विक रहेगा, द्विआण्विक। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा द्विआण्विक क्यों कहेंगे। इसके अलावा एक तो क्वेश्चन इससे बनता है दर निर्धारक पद किसको कहते हैं करके, तो इस तरीके से डिफाइन करें एग्जाम्पल लेके, चाहे वहाँ से एग्जाम्पल लें या यहाँ से। स्लो वाले का कारण जरूर बताएं, स्लो वाले में चूंकि समय अधिक लग रहा है इसलिए इसको हम दर निर्धारक पद बोल रहे हैं, पूरी अभिक्रिया इसी में ज़्यादा समय तक चल रहा है इस वजह से। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो आणविकता होता है अर्थात मॉलिक्यूलरिटी वो उसका मान अधिकतम 3 होता है अर्थात 3 से अधिक नहीं होता, और जो हमारा कोटि है अर्थात अभिक्रिया की कोटि इसका मान भी 3 से अधिक नहीं होता। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये माना गया है प्रैक्टिकली कि जो आणविकता 3 का अर्थ होता है कि 3 अणु और इससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक, अधिक नहीं। और उसी प्रकार जो अभिक्रिया का कोटि है वो 3 से अधिक नहीं होता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि जब अणुओं की संख्या अर्थात मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है किसी भी अभिकारक में, जैसे मैं मान लो एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में
मैं रख दिया शुरुआत में 2 अणु को, एक अणु रखूंगा तब तो टक्कर नहीं मारेगा किसी से, 2 अणु ले लिया। अब 2 अणु रहेंगे तो क्या है, इनके पास मैक्सिमम चांस रहेंगे इधर उधर टक्कर मारने के, अर्थात दीवारों में। अब इसी की जगह सोचिए थोड़ा देर के लिए, मैं कंटेनर में 2 की जगह कितना कर दिया, 3 अणु। अब 3 अणु रहेंगे तो क्या है, ज़्यादा जगह घेरेंगे, ज़्यादा जगह घेरेंगे तो इनके टकराने के चांस क्या है, क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा इसलिए इनके टक्कर की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टक्कर की संख्या कम होगी तो ये जो अणु है मेरे अर्थात मॉलिक्यूल है वो टूटेंगे नहीं। अब टूटेंगे नहीं तो मेरे को क्या है, प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। ठीक, तो इसी कारण जो अभिक्रिया का कोटि होता है वो 3 से अधिक नहीं होता, और जो आणविकता है अर्थात मॉलिक्यूलरिटी है वो भी 3 से अधिक नहीं होता है। ठीक, तो इसको लिख लें कि 3 से अधिक होने पर, 3 से अधिक अणु होने पर उनके बीच टक्कर की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से इनके मान 3 से अधिक नहीं होते। तो उम्मीद है अभिक्रिया की आणविकता किसको कहते हैं, दर निर्धारक पद क्या है, और जो अणु संख्याता या आणविकता और जो अभिक्रिया का कोटि है उनके मान 3 से अधिक क्यों नहीं होते, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। और स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन है उसमें हम कैसे निकालेंगे। आपको अभिक्रिया की आणविकता अणु संख्याता में ये ध्यान देना है कि सारे अणु एक ही टाइम पे एक दूसरे से टक्कर करें। ऐसा नहीं कि एक बार टक्कर किया फिर दूसरे को अलग समय लगा, मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लो मेरा एक अणु यहाँ पे है, दूसरा एक यहाँ पे है, तीसरा यहाँ, तो ये तीनों एक साथ एक दूसरे से एक ही टाइम पे टकरा जाए, तब हम ये जो टोटल अणु की संख्या है उसी को हम बोल रहे हैं अणु संख्याता। ठीक, इसको नोट करिए। फिर हम समझते हैं छद्म कोटि अभिक्रिया या फिर स्यूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, या फिर जिसको कहा जाता है आभासी प्रथम कोटि का अभिक्रिया। ये वास्तव में क्या होता है इसके बारे में। अभिक्रिया की अणु संख्याता के बाद आप समझते हैं छद्म प्रथम कोटि अर्थात स्यूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन वास्तव में किसे कहा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सीधे नाम से, तो इसको समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। छद्म या इसी को आभासी कहा जाता है, अर्थात हमको आभास तो दूसरे तरीके से होता है, मतलब इस टाइप की रिएक्शन को देखने पे हमको लगता है सेकेंड ऑर्डर अर्थात द्वितीय कोटि का, लेकिन होते ये हैं फर्स्ट ऑर्डर के। लेकिन इनकी जो अणु संख्याता होती है वे 2 होते हैं, अर्थात देखने में 2 दिखेंगे आपको लेकिन वास्तव में होते 1 हैं। अभी कैसे 1 होते हैं वो समझिए। देखिए, जब किसी अभिक्रिया की अणु संख्याता 1 से अधिक हो परंतु उसकी अभिक्रिया की कोटि 1 होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका कंडीशन ये है कि जब कोई अभिक्रिया होता है उसमें 1 से अधिक अभिकारक भाग लें, और एक अभिकारक जिसमें प्रायः विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे जल हो गया। ठीक, विलायक इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ कि प्रायः विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, मतलब एक जो सॉल्वेंट रहेगा जिसमें हमारा जो अभिकारक है वो घोला रहेगा, तो सॉल्वेंट की मात्रा यदि अधिक हो जाए तब जो अभिकारक जिसकी मात्रा अधिक हुई रहती है उसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब वो है ही नहीं ऐसा समझ लेते हैं, निग्लिजिबल, क्योंकि इसका अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसकी मात्रा इतनी अधिक रहती है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ऐसा लगता है कि उसकी मात्रा तो पहले जैसी थी वैसी बाद में भी है, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं कि इसका इस अभिक्रिया में कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से इसमें ये मान लिया जाता है कि ये अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं, इससे फर्क पड़ने वाला है, अर्थात अभिक्रिया की दर को या स्पीड को इससे प्रभाव नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि अधिक मात्रा में जो कंपाउंड लिए जाते हैं तो शुरुआत में उसकी मात्रा तो धीरे धीरे घटती है, लेकिन जो कम मात्रा में कंपाउंड रहता है उसकी अपेक्षा उसकी मात्रा पहले जैसे बनी रहती है, इस वजह से उसको हम निगलेक्ट करते हैं, वो नहीं है ऐसा मान लेते हैं। अब ये इस टाइप की जो अभिक्रिया है वो देखने में आपको हमेशा द्वितीय कोटि अर्थात एन का मान रहेगा वो हमेशा आपको 2 दिखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में जब प्रैक्टिकल किया गया है तो वो देखने को मिला है प्रथम कोटि अर्थात फर्स्ट ऑर्डर का। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे होता है। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुक्रोज का जल अपघटन करा रहा हूँ, अर्थात सुक्रोज जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जल अपघटन। ये इसके गिने चुने ही एग्जाम्पल हैं 2, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में लिखने लायक। अब जो सुक्रोज ये C12H22O11 जिसको शक्कर बोल सकते हो या गन्ना का सीरा, इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है अर्थात जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है C6H12O6, एक को हम बोल सकते हैं ग्लूकोज और अगला भी बनता है C6H12O6, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। सूत्र जरूर एक ही जैसे हैं लेकिन जब इनके स्ट्रक्चर हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो इसमें कार्बन का पोजीशन अलग दिखता है, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं। इसमें कार्बन का पोजीशन अलग दिखता है, सूत्र जरूर एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इनके नाम अलग है क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं कार्बन के पोजीशन की वजह से, अर्थात कार्बन की स्थान के वजह से। तो इससे ये जो हमारा सुक्रोज है इसको जब जल से क्रिया कराते हैं अर्थात हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो हमको ये 2 प्रोडक्ट मिलता है। अब ये सब होता है किसी अम्ल की उपस्थिति में, अर्थात कोई भी H+ आयन
मतलब HCl हो गया या फिर H2SO4 ये सब चीज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि जो H2O है इसकी मात्रा अधिक ली जाती है, अर्थात एक्सेस में लिया जाता है। अब इसका मैं सामान्य रूप से दर लिखूँ। अब यहाँ पे दर से पहले हम देख लेते हैं अणु संख्या कितनी होगी। तो अणु संख्या तो देखिए मेरे पास क्या है, दो चीज़ें भाग ले रही हैं एक साथ। तो अणु संख्या यहाँ होगा 2 क्यों? क्योंकि ये पूरा 1 यूनिट हो गया इसलिए 1 अणु, और ये एक पूरा यूनिट हो गया इसलिए अणु संख्या तो 2 आ गया। जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया था कि अणु संख्या 2। लेकिन मैं इसका अभिक्रिया का कोटि देखूँ तो दर नियम के हिसाब से दर नियम यदि लगाऊँ तो दर इक्वल टू K, और ये लिखूँगा C12H22O11, ये बड़े ब्रैकेट में। अगला मैं लिखूँगा H2O, ये भी बड़ा ब्रैकेट में। इस हिसाब से इसके ऊपर घात कुछ नहीं लगा है, मतलब मैं एक मान सकता हूँ। तो अभिक्रिया का कोटि क्या हो जाना चाहिए, इसको 2 हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो H2O है ये अधिक मात्रा में रहता है एक्सेस में, इसलिए हमको क्या मान लेते हैं, ये इसको हम स्थिर मान लेते हैं। और जो इसका जो हमको नया दर मिला है प्रैक्टिकली रूप से, वो दर मिला है हमको ये कि C12H22O11, अर्थात जो मेरा अभिक्रिया का दर है वो सिर्फ इस पे निर्भर कर रहा है, C12H22O11 पे। इसको हमने स्थिर मान लिया है, मतलब मैं मान लेता हूँ 1 है, ऐसा करके स्थिर का अर्थ ये है स्थिरांक कांस्टेंट। तो जो अभिक्रिया है हमारा, अर्थात इस अभिक्रिया में पूरी अभिक्रिया इस पे निर्भर करने वाली है। अब देखिए ये अधिक मात्रा में है तो इस पे निर्भर क्यों करने वाले है, इसको लॉजिक से समझते हैं। मैं मान लो थोड़ा देर के लिए समझ लेता हूँ कि मेरे पास जो सुक्रोज है, ठीक, सुक्रोज को मैं समझ लेता हूँ कि 10 ml मेरे पास सुक्रोज मैंने ले लिया है इस अभिक्रिया में, क्योंकि मैं यहाँ लिख रखा हूँ कि जो जल है मैं अधिक मात्रा में ले रहा हूँ, और प्लस इसके साथ मैं पानी मिला रहा हूँ, अर्थात जो जल है ये मेरे पास 90 ml है, क्योंकि इसके अपेक्षा मैं इसको अधिक ले रहा हूँ। मतलब इधर जो रहेगा उसकी अपेक्षा बगल वाले को आपको अधिक लेना है, चाहे जो ऐसा भी रेशियो रहे। अब इन दोनों को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन कराने पर होता क्या है, जो अभिकारक है, हम जानते हैं कि समय के साथ क्या होता है, जो रिएक्टेंट या अभिकारक है उनकी मात्रा कम होते जाती है, और जो उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट है उनकी मात्रा क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते जाती है, क्योंकि हमको एक नया चीज़ मिलने वाला रहता है इस वजह से। तो इधर कम होगा ये कंपाउंड का मात्रा, इधर बढ़ने लगता है। अब चूँकि मैंने पानी को इस रिएक्शन में अधिक ले रखा है एक्सेस में, और ये क्या है, ये कम ही में रहता है, और पूरी रिएक्शन इसी के ऊपर निर्भर करने वाली है, क्योंकि इसको हम मान ले रहे हैं कि ये स्थिर है, और इसके रहने या न मतलब इसके ऊपर कोई अभिक्रिया निर्भर कर ही नहीं रही है, पूरी अभिक्रिया इसके ऊपर निर्भर कर रही है। इसलिए जो इसमें अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, लेकिन दिखने में क्या है, ये देखने में क्या लगता है हमको द्वितीय कोटि का, क्योंकि 2 मैंने लिख रखा है। चूँकि ये अधिक होता है इसलिए हमने स्थिर माना, इसलिए पूरी अभिक्रिया हमारी इसके ऊपर निर्भर करती है। और ये इसका हो गया दर का मान, और ये अभिक्रिया होगा प्रथम कोटि। अब मैंने बताया कि पानी इतना ले रखा हूँ, ग्लूकोज इतना, जैसे जैसे समय जाते जाएगा, ठीक है, समय जाते जाएगा क्या होगा, ग्लूकोज का मात्रा खत्म हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। अब थोड़ा देर में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये 10 ml है तो अगला भी तो इधर 10 ml या 20 ml खत्म हुआ रहेगा, ठीक है। मान लो ये 10 ml खत्म हुआ है तो ये 90 ml मैंने ले रखा था, थोड़ा देर के 10 या 12 ml कुछ भी 10 ml खत्म हुआ रहेगा। अब शेष कितना बचा इसमें, शेष तो बचा है पूरा अभी भी ना 80 ml, अर्थात इस 80 ml को मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में पानी लिया था 90 ml, वैसा ही मेरे को मिला रहेगा। सिर्फ इसकी तुलना में चूँकि वो अधिक है तो ये तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कम है, क्योंकि अभिक्रिया जब चलेगा तो दोनों सब समान मात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। चूँकि इसकी मात्रा मैंने कम ले रखी है, इस वजह से ये सामान क्या है मेरा पहले ख़त्म हो जाएगा, अर्थात मेरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उधर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तो खत्म हो गया, बाकी बच गया क्या, पानी, अर्थात 80 ml पानी फिर भी मेरे को मिलेगा। इस वजह से ये मान लेते हैं कि जिसकी मात्रा हम अधिक ले रहे हैं उसकी मात्रा से अभिक्रिया पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी मात्रा जैसा पहले हमने लिया था 90 ml, जब मेरा अभिक्रिया ख़त्म हो गया तो भी मेरे को अभी भी 80 ml ही मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है, ये मेरे को 0 ml, क्योंकि ये तो पूरी ख़त्म हो गई, इसकी मात्रा कम थी। इसी वजह से इसको हम स्थिर मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है बगल वाले की अपेक्षा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि छदम प्रथम कोटि या आभासी प्रथम कोटि किसको बोलते हैं। आभास होता है देखने में क्या लगता है द्वितीय कोटि, लेकिन होता है ये प्रथम कोटि। तो ये हमको आभास होता है कि है द्वितीय कोटि का, लेकिन वास्तव में है प्रथम कोटि अर्थात फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि अधिक मात्रा में जो कंपाउंड लेते हैं उसको हम इग्नोर क्यों कर देते हैं, अर्थात उसको हम नहीं है क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये अधिक जो पदार्थ लिए हैं उसकी अपेक्षा जो कम वाला है ये क्या होगा, जब अभिक्रिया होगा तो कम वाला पहले ख़त्म हो जाएगा, और अधिक वाला तो इसकी अपेक्षा अधिक मात्रा में बचा ही रहेगा। इस वजह से, और चूँकि ये ख़त्म होते जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही अधिक मात्रा में बचा रहेगा इसकी अपेक्षा। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट मानते हैं कि उससे अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें इसमें, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एस्टर का जल अपघटन।
एस्टर का जल अपघटन, अर्थात एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तब भी हमको ऐसा ही टाइप का कुछ रिएक्शन मिलता है। एस्टर के जैसे मैं सूत्र लिख रहा हूँ CH3 COOC2H5, इसको एथिल एसीटेट कहा जाता है। ठीक है, ये एस्टर है, इसका खुशबू जो होता है फ्रूटी स्मेल रहता है। जैसे जो भी फल में खुशबू रहते हैं ना वो सब एस्टर के रहते हैं, या फिर जो आपके डीओ होते हैं वो सब ये खुशबू एस्टर के माने जाते हैं। अब इसमें क्या किया मैंने, पानी मिला दिया। अभी मेरे को मिलेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH, अर्थात एथिल एल्कोहल मिलेगा। ये जो मेरी पूरी अभिक्रिया है इसमें अणु संख्याता तो 2 रहेगा, क्योंकि 2 कंपाउंड ले रहा हूँ, एक ये। अणु संख्याता यहाँ पे कितना है, टोटल 2 है, लेकिन जो अभिक्रिया का कोटि है वो 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि जो H2O है इसकी मात्रा भी अधिक है यहाँ पे। ठीक, अब अधिक है तो कारण बताया कि अधिक रहेगा, वो जो मेरा पदार्थ है वो कम वाले की अपेक्षा अधिक मात्रा में ही बचा रहेगा, अर्थात शुरू में जितना रहेगा उससे थोड़ा सा बस परिवर्तन होगा। इस वजह से हम इसको स्थिर मान रहे हैं कि इसकी जो सांद्रता है या इसकी मात्रा है उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये जो मैं यदि इसका रेट लिखूं तो ये निर्भर करेगा सिर्फ किसके ऊपर, CH3 COOC2H5। एस्टर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही रहे। C2H5 की जगह आप CH3 लिख सकते हैं। एस्टर के ढेर सारे प्रकार बन सकते हैं, तो सारे एस्टर ये गुण शो करते हैं। ठीक है, और एक ये सुक्रोज शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों पेपर के पर्पज से कि सुक्रोज का जल अपघटन किसका उदाहरण है और इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है करके पूछा जाता है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में। ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये उदाहरण को लेकर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में कि इसके आधार पर आप छदम प्रथम कोटि या फिर जिसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं इस रिएक्शन को समझाइए करके, क्योंकि इसका जो अभिक्रिया का कोटि रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। लगेगा जरूर कि 2 है करके, इसी की तरह सेम, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अर्थात अणु संख्याता कितनी है, 2, जैसे कि ऊपर वाले में थे। कारण आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन की, और उसमें हम उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना सीखेंगे। थैंक यू।